Assalamu alaikum, Baba. Welcome to all of you in the final lecture of electromagnetism MCQs. हमने 3 लेक्चर की सीरीज बनाई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज के ऊपर। पार्ट 1 कंप्लीट किया मैंने, पार्ट 2 कंप्लीट किया और दोनों यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम आखिरी पार्ट के ऊपर जाएंगे। जो लास्ट पार्ट है वो लास्ट पार्ट सारा पास्ट पेपर्स का होगा। वो यूएचएस में भी आ चुके हैं, वो पीएमसी में भी आ चुके हैं। तो चले अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं मेरे बच्चे। आई होप कि आपने रिवाइज किया होगा पूरे चैप्टर को। मेरे बच्चे 21 एमसीक्यू से स्टार्ट कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस। मेरे बच्चे अब कुछ थ्योरेटिकल थिंग्स आपने याद रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, ठीक है। उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर पैदा करने की एबिलिटी नहीं होती। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में हो, लेकिन कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगी लेकिन साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करती है। और जब हम चार्ज को एक्सेलरेट करते हैं स्पेस के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड पैदा करती है और साथ में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करती है। तो एमसीक्यूज में है मेरे बच्चे कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो तो क्या पैदा करेगी, अभी मैंने बताया, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लें, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मेरे बच्चे जब हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को भेजते हैं विद सम सर्टेन वेलोसिटी, तो वो अंदर डेविएट हो जाती है। अब अंदर क्यों डेविएट होगी? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, क्यू वी बी साइन थीटा। प्रीवियस एमसीक्यूज में बता चुका हूं। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली क्यू वी क्रॉस बी। हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पर लग रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि वी क्रॉस बी है ना। और किसका क्रॉस प्रोडक्ट है मेरे बच्चे? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है मेरे बच्चे? अच्छा, पहला लिखा पड़ा है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये किसका यूनिट है मेरे बच्चे? पीछे मैंने बताया था कि जो टेस्ला है वो किसके बराबर है? वो बराबर है वेबर पर मीटर स्क्वायर के, आपको याद होगा। मैंने ये भी बताया कि जो टेस्ला है वो बराबर होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर, मतलब एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गास होता है और एक टेस्ला के अंदर 10 पावर 4 गास होते हैं। तो देख लें, ऑप्शन ए कहता है कि 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर इक्वल 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। दरअकीकत ये दोनों टेस्ला हैं तो आपस में बराबर हो सकते हैं। 1 वेबर मीटर इनवर्स स्क्वायर इक्वल 1 टेस्ला, ये टेस्ला के ही बराबर होता है। 1 टेस्ला कंटेन्स 10 पावर 4 gas and all of these। तो मेरे बच्चे करेक्ट आंसर वुड बी all of these। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ऊपर मैंने बताया था कि अगर मूविंग चार्ज हो, लेकिन इस एमसीक्यू में कह रहा है कि मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर हो। तो जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है ना और उसमें से करंट पास किया जाए, तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है। उसको फाइंड करने का फार्मूला होता है क्या मेरे बच्चे? मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का होता है आई एल क्रॉस बी। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। अच्छा, लेंथ यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी लेंगे और इसका डायरेक्शन कौन सा होगा? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखें मेरे बच्चे तो ये बनेगा बिल साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल यूज होती है वो साइन थीटा है। सो करेक्ट आंसर विल बी बिल साइन थीटा, यानी कि सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2 पैरेलल वायर्स रिपेल ईच अदर एज शोन बेलो। ये दो वायर्स गिवन है मेरे बच्चे, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, 1 और 2। 2 1 को इस साइड रिपेल कर रहा है और 1 2 को इस साइड रिपेल कर रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन? इन दोनों का रीजन क्या हो सकता है? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करे, इसका मतलब है कि वायर एक दूसरे को क्या करेगी मेरे बच्चे? अट्रैक्ट। और अगर दो वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल। ये अगर रिपेल कर रही है इसका क्या मतलब? ये करंट किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शंस में। तो ए कह रहा है कि बोथ कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शंस, नॉट पॉसिबल। बोथ कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द रीजन। बी वुड बी द रीजन। तो ये 5 एमसीक्यूज हुए इस बोर्ड के ऊपर। हम मजीद एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे, साथ रहें। जी मेरे बच्चे,
हम मजीद दो एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। प्रीवियसली हमने 5 एमसीक्यूज किए थे पास्ट पेपर के, ये अभी जो दो एमसीक्यूज करेंगे ये भी पास्ट पेपर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स, दो स्ट्रेट पैरेलल वायर्स आपको सामने नजर आ रही हैं, हेल्ड वर्टिकली हैव इक्वल बट अपोजिट करंट। अच्छा, दोनों वायर्स में से इक्वल और अपोजिट करंट जा रहा है। अपोजिट करंट का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन। अगर वायर 1 को ऑब्जर्व किया जाए मेरे बच्चे तो इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर वायर 2 को ऑब्जर्व किया जाए तो करंट नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसके इर्द गिर्द 3 पॉइंट्स दी गई हैं, एक पॉइंट एक्स है, एक पॉइंट वाई है, एक पॉइंट जेड है। जो वाई है उनके बीच में है और जो एक्स है जेड है वो बाहर है। आगे कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड, क्या चीज ऑब्जर्व की जाएगी। अच्छा देखिए, अब ऑप्शंस देखें। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स, बी में भी कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स, सी में भी कह रहा है कि एट एक्स, डी में भी कह रहा है एट एक्स। इसका मतलब है कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है ना वो एक्स वाली लोकेशन की करनी है। तो एक्स को पॉइंट ऑब्जर्व करके हम उसके बाद दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको ऑब्जर्व करेंगे। ये देख लें, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है मेरे बच्चे, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा था। तो मैंने बताया था कि जब करंट ऊपर की तरफ जाए तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल कर ले, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके के साथ बन रही है। अच्छा, इसमें इसमें मेरे बच्चे रिवर्स हो जाएगा इसके। तब अगर यहां से देखा जाए तो ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, और अगर यहां से देखा जा रहा है तो यहां पर भी ऊपर की तरफ लाइन जा रही है। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बीच में बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी स्ट्रॉन्गर, और बाहर से क्या बनेगी मेरे बच्चे, वीक। यहां से भी वीक बनेगी और यहां से भी वीक बनेगी। अब ये कंक्लूजन हमने निकाला। अब ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन ए कह रहा है कि बी एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन वाई एंड जेड। कह रहा है कि जो एक्स पर मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई और जेड से स्ट्रॉन्गर है। ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि एक्स पर क्या है, वीक है बनस्बत वाई पर, क्योंकि वाई पर स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बी ऑप्शन मतलब ए नहीं हो सकता, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज सेम एज दैट वाई। मेरे बच्चे एक्स पर भी वीक है और जेड पर भी वीक है। ऑप्शन बी में कह रहा था कि जेड देन दैट जेड, तो दोनों पर वीक है, तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट बन सकती है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। चलें दूसरे ऑप्शन से रिलेट करें, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर देन दैट जेड। ये भी नहीं है, क्योंकि यहां पर भी वीक है तो यहां पर भी वीक है, दोनों को कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज वीकर एंड देन एट आउट स्ट्रॉन्गर एट जेड, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और जेड की मैग्नेटिक फील्ड सेम है, जबकि वाई वाले की क्या है मेरे बच्चे, स्ट्रॉन्गर है, मतलब बाहर वालों की वीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी बी देयर, बी करेक्ट आंसर है। 27वां क्वेश्चन देख लें। कहता है कि ड्यू टू करंट इन स्ट्रेट कंडक्टर, जब हम स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं उसमें करंट पास करें, कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिस्टेंस क्या होगा। मेरे बच्चे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना दिए और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एम्पियर्स लॉ कहता है कि ये पॉइंट कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिस्टेंस के साथ क्या प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। जैसे जैसे स्ट्रेट कंडक्टर से दूर होते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड का वीक होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि लाइंस के बीच में सेपरेशन बढ़ेगी। कैसे, पहले मिसाल के तौर पर पहली जो फील्ड लाइन बनी है वो ऐसे बनी, दूसरी फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगी, फिर लगातार ऐसे। देखिए लाइंस के बीच में जो सेपरेशन है ना मेरे बच्चे, वो सेपरेशन इंक्रीज होती जा रही है। तो पॉइंट ये पूछ रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो हम क्या कहेंगे कि इंक्रीज होती जाएगी, और तब इंक्रीज होगी जब मूविंग अवे फ्रॉम कंडक्टर, कंडक्टर से दूर जाएंगे लाइंस के बीच में सेपरेशन बढ़ती जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो ऑप्शन ए है कि इंक्रीजेस अवे फ्रॉम कंडक्टर। जी, जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनकी, उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये दो पास्ट पेपर के एमसीक्यूज थे यूएचएस के अंदर, नोट कर ले। तो हम मजीद क्वेश्चंस की तरफ जाएं। जी मेरे बच्चे, हम मजीद कुछ और एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। एज डिस्कस पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं, चलें। कहता है 28 क्वेश्चन के फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। मेरे बच्चे, करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है उसकी इक्वेशन में बता चुका हूं आपको, बिल साइन थीटा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है कि जो लेंथ मल्टीप्लाई कर रही है इस साइड आके डिवाइड करेगी, तो फोर्स अपॉन लेंथ बराबर हो जाएगा बी आई साइन थीटा। बी आई साइन थीटा, बी इज द करेक्ट आंसर।
29 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मेरे बच्चे बी का डायमेंशन निकाले, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिट क्या होता है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। एम्पियर इनवर्स सेम रहेगा, मीटर इनवर्स सेम रहेगा, ठीक है। अब ये जो मीटर है ये मीटर इनवर्स में कैंसिल हो गया, किलोग्राम का डायमेंशन हुआ m, सेकंड का होगा t पावर -2 और एम्पियर का होगा एम्पियर पावर -1। देखें एम टी पावर -2 एम्पियर इनवर्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30 कहता है कि इफ वी डबल ऑल द पैरामीटर्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, जो फोर्स चार्ज पर लगता है उसका फार्मूला क्या है मेरे बच्चे, क्यू वी बी साइन थीटा। कहता है सारे पैरामीटर डबल करें और एंगल क्या रखनी है आपने 90, तो साइन 90 1 के बराबर है, तो मैं लिखूंगा कि F बराबर हो गया क्यू वी बी। अब ये तीनों पैरामीटर डबल करें, Q को भी, V को भी और B को भी। यहां से प्रूव होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज से है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी से है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड से। मेरे बच्चे इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे, तो ये तीनों आपस में ज़रब होंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। सो करेक्ट आंसर वुड बी 8 टाइम्स, 8 गुना बढ़ जाएगा। अगर ये 2 गुना बढ़ा, ये भी 2 गुना बढ़ा, ये भी 2 गुना बढ़ा, तो कलेक्टिवली ये मल्टीप्लीकेशन होगी, कोई एडिशन नहीं है ना। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। सो करेक्ट आंसर वुड बी 8 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 31 देख लें। कहता है कि एन इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। मेरे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, वो इस स्ट्रेट कंडक्टर्स में ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो आप ये रूल पढ़ते हैं ना, राइट हैंड कर्ल रूल, वाइस वर्सा, जिस सारी चीजें आप पढ़ते हैं, ये हमें पढ़ाई जाती है कन्वेंशनल करंट के बुनियाद पर। तो एक तो ये तरीका है कि आप राइट हैंड कर्ल रूल इस्तेमाल करके कन्वेंशनल वाला रूल याद रखें और फिर उसको रिवर्स कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा। या दूसरा रूल ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक का जिक्र किया जाए तो राइट हैंड की जगह पर आप लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर लें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की गई है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन वहीं से ही मिलता है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है कि कैसे बनेगी, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है मेरे बच्चे, ठीक है। मैंने थंब को ऊपर की तरफ रखा क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, मतलब मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो कुछ इस तरीके के साथ बन रहा है क्योंकि मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रही है ना। अच्छा ये जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाता है मेरे बच्चे, क्लॉकवाइज। सो करेक्ट आंसर वुड बी ए। अगर यही कन्वेंशनल करंट होता ना इलेक्ट्रॉनिक की जगह पर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाता। नेक्स्ट एमसीक्यू है चार्ज टू मास रेशियो इज गिवन बाय। मेरे बच्चे चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करने के लिए कुछ रिलेशंस होते हैं। एक रिलेशन होता है V अपान बी आर। अच्छा इसमें जो V है मेरे बच्चे वो वेलोसिटी है। यहां से देख लें कहीं पर भी आपको V अपान बी आर खाली नजर आ रहा है, ये स्क्वायर है, नहीं हो सकता। वी आर अपान बी नहीं हो सकता, 2V अपान बी स्क्वायर आर स्क्वायर नहीं होगा, VB अपान आर नहीं होगा। मतलब जब भी वेलोसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करना चाहें तो V अपान बी आर होगा, लेकिन जब हम इसको पोटेंशियल के टर्म्स में लिखते हैं तो ये बन जाता है 2V अपान बी स्क्वायर आर स्क्वायर। V का मतलब वोल्टेज है, तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, 2V अपान बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये 5 एमसीक्यूज बने जिसको हमने डिफरेंट आइडियाज के साथ रिजॉल्व किया। इनको नोट कर लें तो हम मजीद कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। जी मेरे बच्चे ये आखिरी 2 एमसीक्यूज हैं 33 एंड 34। तो ये तीसरी वीडियो या तीसरा पार्ट कंप्लीट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर। कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज 10 वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमें 10 वेबर दी गई मेरे बच्चे। आगे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 1 टेस्ला, मतलब B की वैल्यू 1 टेस्ला दी गई, पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया 10 मीटर स्क्वायर। यूनिट एरिया 10 मीटर स्क्वायर है मेरे बच्चे। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, मतलब थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है BA cos थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स 10 गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड 1 गिवन है और एरिया 10 गिवन है। cos थीटा, थीटा चाहिए तो 10 मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करेगा। अच्छा 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 10 होगा, तो 10 डिवाइड बाय 10 बराबर हो जाएगा cos थीटा। टेबल जाएगी 1 टाइम मेरे बच्चे, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 क्या होता है 0 डिग्री। सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। कहता है कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होती है, याद रखिएगा। ट्रेवलिंग विद दिस स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद स्ट्रेंथ ऑफ दिस वन,
व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन न्यूट्रॉन। मेरे बच्चे फोर्स फाइंड करने का फार्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, बिकम जीरो। इसी तरीके के साथ अगर ये कहता ना कि इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है अलोंग द फील्ड, तो अलोंग का मतलब भी होगा कि फोर्स जीरो। ये कहता है कि पैरेलल टू द फील्ड, एंटी पैरेलल टू द फील्ड, तो तब भी हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो देयर। तो अगर चार्ज पार्टिकल हो तो दूसरी कंडीशंस पर भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, जब कि एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। तो होप सो कि आपको 21 से ये 34 तक एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। नेक्स्ट मैं देखता हूं कि जिसमें डाउट होगा बच्चों का जिस चैप्टर के मुतालिक, उस चैप्टर के ऊपर एमसीक्यूज पर वीडियो बनाएंगे। तो चलें, तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और एन एमसीक्यूज को लाजमी प्रैक्टिस आउट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।